मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा, आप तो जो है इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे पास बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं कि सर हमने एनीमा लगवाया, गाँव के डॉक्टर ने हमें एनीमा राहत मिली। को किस तरीके से डील करना है, पेरेंट्स के सामने कैसे बोलना है, कंसेंट जो कि एक बहुत ही मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट आजकल बोला जाता है, उसमें किस किस के साइन होने चाहिए, ये भी एक चीज़ है जो हमें सिखाई जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं एडल्ट में डेफिनेटली वो लोग उसमें तो हमने अभी जो लास्ट पॉडकास्ट शूट किया था वो छोटे बच्चों को लेकर किया था, जिस पर कि हमें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिव्यूज़ आए थे। हम कोशिश करते हैं समय समय पर अवेयरनेस प्लान करने के लिए कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे पेशेंट हैं, जिनके पास हम रीच कर सकें और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। आज हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के जाने माने पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर रचित गोयल हमारे साथ हैं, जिनके साथ मैंने सोचा है कि एक छोटा सा हम डिस्कशन करते हैं। सर के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि सर के साथ हम अभी डिस्कशन कर रहे थे तो हमने सोचा इसको हम शूट कर लेते हैं। इन जनरल सर मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ पीडियाट्रिक सर्जरी। अभी हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि छोटे शहर, हमारा बुलंदशहर इतना बहुत बड़ा एक सिटी नहीं है कि जहाँ पीडियाट्रिक सर्जन हो। शायद मेरे शहर में अभी कोई पीडियाट्रिक सर्जन है भी नहीं। तो हम पीडियाट्रिक सर्जरी को एक क्या ब्रांच माने? जैसे मैं ऐसा डॉक्टर ये कहता हूँ कि भाई जो बच्चों में सर्जरी होगी वो पीडियाट्रिक सर्जरी, बट बहुत से लोग अभी भी पैदा होने के बच्चा पैदा हुआ, उसकी पीठ में फोड़ा हुआ या खाने का की नली नहीं बनी, हम बोल देते हैं कि दिल्ली लेकर जाओ, गाजियाबाद लेकर जाओ, मेरठ लेकर जाओ। तब तक वो लोग लेकर जाते हैं, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया या और किसी कोमॉर्बिडिटी के कारण नहीं चल पाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी बेसिकली हम किस चीज़ में डील करते हैं सर? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया इस पॉडकास्ट के लिए। मैं डॉक्टर रचित हूँ, मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ एंड अ पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने बोला कि भाई लोगों में एक्चुअली जागरूकता ही नहीं है कि पीडियाट्रिक सर्जन भी नाम की कोई चीज़ होती है। लोग कोई भी सर्जरी रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो जनरल सर्जन के पास या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास, इन लोग के पास में जाते हैं। देखिए, पीडियाट्रिक सर्जरी अपने में ही एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें हम लोग देखा जाए तो 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे होते हैं उनको डील करते हैं। और इसमें सभी प्रकार की सर्जरीज आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नवजात शिशुओं की जिसमें खाने की नली में प्रॉब्लम है या फिर उनके नाक में जो छेद है वो बंद है, जिसको हम कोएनल एट्रेजिया जैसा बोलते हैं, बच्चा सांस नहीं बिल्कुल। ले पाता, लैट्रिन की जगह नहीं है, हाँ किडनी बिल्कुल। एब्सेंट है या किडनी में कुछ अविकार है, किडनी फूली हुई है जिसको हम बोलते हैं किडनी में पानी भरा हुआ है। आमतौर पर ये चीज़ें सर लेवल 2 में डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि रूरल एरिया है ना? लेवल 2 नहीं हो पाता है, नहीं, तो वो चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाती और फिर जन्म के बाद उनको अचानक से बिल्कुल। पता चलता है कि इसके तो लैट्रिन के रास्ते में छेद नहीं है, छेद या नहीं, यहाँ से तलुआ कटा हुआ है या तलवा, बाकी चीज़ें हैं, पीठ में बिल्कुल, फोड़ा है। पीठ में उनको फोड़ा है। एकदम से सडन शॉक लगता है कि अरे ये क्या हाँ, हुआ है? तो पीठ में फोड़ा की जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पीठ में फोड़ा नहीं दिख पाता है अल्ट्रासाउंड में, और फिर बच्चे होते हैं तो उनमें अविकार होते हैं जिसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है बच्चों के लिए, जिसमें नीचे वाला भाग उनका काम नहीं कर रहा होता, सूसू की जगह भी सही से काम नहीं कर रही ये मैं होती। कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा कि कई बार एक अच्छे डॉक्टर की सलाह ना लेकर उस फोड़े को हम कहीं जो है जो पेशेंट्स हैं हमारे, किसी जर्रा पर या किसी क्वेट पर जो करा देते हैं, और बच्चे के नीचे के हिस्से, इवन मैं कहूँगा कि एक बच्चा मेरे खुद के ही रूरल परिवार में है। तब तक हम लोग बहुत छोटे थे और वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, जॉब करता है, लेकिन अब वो पेशाब करता है, ये सच्चाई है। ये और वो पेशाब करता है तो उसको नहीं पता चलता है, जब उसका डायपर गीला हो जाता है, बाकी पैंट्स बड़ा हो गया है, शादी लायक है, हम्म। उसका डायपर गीला हो जाता है, पैंट गीला हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा ये यूरिन निकल गया, और उन्होंने किसी जनरल सर्जन पे वो सर्जरी करा दी। तो अभी आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें हम लोग बच्चों को एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए और 5 आवर्स के लिए कॉन्टिनेंट बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस भी हैं जिसमें हम ब्लैडर का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ब्लैडर में कैपेसिटी जो होती है ब्लैडर की वो बढ़ा सकते हैं, या ब्लैडर काम नहीं कर रहा है तो जो पेशेंट है या फिर जो बच्चा है उसको हम ऐसे सिखाते हैं कि वो अपना ब्लैडर खुद से खाली कर कर सके। सके। तो ऐसी सर्जरीज भी आ गई हैं। तो ये जो ब्रांच है ये अगर हम देखा जाए तो 1960s से ये स्टार्ट हुई है, जो कि एक जनरल सर्जरी का ही एक ऑफ रूट हम बोलेंगे, एक ब्रांच है।
और धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जा रही है, वैसे वैसे ये ब्रांच जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जिसमें हम लोग अब इवन कुछ पेडियाट्रिक सर्जन हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें भी कर रहे हैं। और देखिए पेडियाट्रिक सर्जरी सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ भाई सर्जरी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चा कितना बड़ा है, साइकोलॉजिकली बच्चे को क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या चाहिए, और सर्जरी को किस तरीके से डील करना है, पेरेंट्स के सामने कैसे बोलना है, कंसेंट जो कि एक बहुत ही मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट आजकल बोला जाता है, उसमें किस किस के साइन होने चाहिए, ये भी एक चीज़ है जो हमें सिखाई जाती है एज अ पेडियाट्रिक सर्जन। बच्चों को पोस्ट ऑप प्री ऑप में एडल्ट से कहीं ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जो कि एज अ पेडियाट्रिक सर्जन हम समझ पाते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ही लें कि अगर किसी बच्चे को किडनी में पानी भरा हुआ है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं एडल्ट में डेफिनेटली वो लोग उसमें सिटी स्कैन कराते हैं, देखते हैं, लेकिन पेडियाट्रिक केसेस में हम लोग सिटी स्कैन कराना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो एक रेडिएशन है, तो वो आगे चल के बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज अ पेडियाट्रिक सर्जन हम लोग पता करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं तो फाइमोसिस, जिसको आई थिंक पेडियाट्रिशियन मुझसे ज़्यादा डील करते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोस्टली मैं देखता हूँ पेडियाट्रिशियंस जब भी पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी नहीं मानते कि नहीं जी ये तो जगह पीछे कर दो हमारी, है ना, बच्चा हमारा सूसू सही से नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। देखिए बच्चे को हमें समझना होता है, अगर बच्चे को परेशानी है तो ही उसमें इलाज करें। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर बच्चा पेशाब बच्चे के पेशाब का रास्ता चेक कर लीजिए। कई बार तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बच्चे में ही कहते हैं कि सर इसका पेशाब के रास्ते में अंडे पल रहे हैं या पेशाब के रास्ते पर चिपका हुआ है, इसको आप पीछे कर। तो क्या हमें वो किस समय तक पीछे करना चाहिए? देखिए ये एक कुदरत का बनाई हुई चीज़ है जिसको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी नहीं चाहिए। चाहिए। अगर बच्चे को यूरिन अच्छे से हो रहा है, वो अच्छे से यूरिन पास कर पा रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है, वहाँ गुब्बारा नहीं बन रहा है चमड़ी के आसपास, और बच्चे को उससे दर्द भी नहीं हो रहा है, धार अच्छी है, तो हमें उसको नहीं छूना नहीं चाहिए। 5 साल तक बोलते हैं इसको हम फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस। तो फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस का मतलब है कि वो चीज़ ऐसी ही रहेगी, वो नॉर्मल है। 5 साल के बाद में जब बच्चा खुद से बड़ा हो जाता है, लिंग ग्रो करना चालू कर देता है, क्योंकि हमारा जो एक स्पर्ट आता है, ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो आता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन सर्ज होता है लड़कों में, तो उसमें जो हमारा लिंग होता है वो ग्रोथ करता है। तो धीरे धीरे करके वो स्किन अपने आप खुलनी चालू हो जाती है, प्लस आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पीछे करना चालू करें। और जैसे आपने बताया अंडे, वो एक्चुअली स्मैग्मा, उसको पर्ल बोलते हैं, स्मैग्मा पर्ल, तो वो नॉर्मल चीज़ है, वो अगर हम लोग एज अ एडल्ट भी अगर साफ ना करें तो हमारे में भी तो बन आपकी जाएंगे। ये दी गई जानकारी से हम ये समझेंगे कि जो छोटे बच्चों में के जन्म से लेकर 3-4 साल तक ये चीज़ नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, हमें किसी भी अंग के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। नहीं करनी है, मैं बिल्कुल। सर एक बार और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इतने दिल्ली एनसीआर से बुलंदशहर जैसे छोटे शहर में आकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, केवल और केवल। और ऐसे हमारे पास कई सारे केसेस होते हैं कि जो कि छिपे हुए हैं और जिनको लेकर पेरेंट्स थक गए हैं, 2-4 जगह दिखाया और कि भाई हमें तो देसी इलाज कराते हैं कि भाई हमें इसमें जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आम तौर पर आपके पास जैसे कि हम कहें कि कॉन्स्टिपेशन है या इस तरीके के कौन-कौन से केस आम तौर पर आप लोग ओपीडी में डील करते हैं? देखिए एवरी थर्ड केस इज अ कॉन्स्टिपेशन केस इन, वो मुझे लगता है आप लोग कॉन्स्टिपेशन को भी बिल्कुल, ऐसा ही बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बहुत आता ज़्यादा होगा। आता है। एक कॉन्स्टिपेशन, एक यूटीआई, ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों यूटी में बहुत कॉमन है, और इनके द्वारा ही जब हम बच्चों को इवेल्युएट करते हैं, कुछ जांचें कराते हैं, तब हमें अंदरूनी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी समझ में आती हैं। कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं। उल्टी जब हम उसमें एक्सरे कराते हैं तो ये समझ में आता है कि आंतें घूमी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि होती लगती छोटी हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ी होती बड़ी। हैं, और आगे चल के फ्यूचर में वो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन कर दे तो जान जाने का भी खतरा होता है। कई बार हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इसके दस्त जल्दी से बंद कर दो, बहुत लूज मोशन हो रहे हैं, पानी पानी हो रहा है। और कई बार उनको जब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ये भी देखा गया है कि एक खाकी रंग की गोली आती है
उसको आधी गोली खिलाकर, और जो है वो बच्चे का जी जी पेट फूल गया, लैट्रिन तो रुक गई बिल्कुल। लेकिन उसका पेट फूलने लगा, वो कहीं ना कहीं इंटोसेप्शन, इंटूससेप्शन में लैंड कर जाता है, और वो इंटोसेप्शन। फिर एक सर्जिकल केस जो है हाँ, बन जाता है। तो इंटोसेप्शन देखिए दो तरीके के होते हैं। एक होता है आइलियोकोलिक, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों इन्वॉल्व होना, और एक होता है सिर्फ छोटी आंत इन्वॉल्व होना। छोटी आंत जब इन्वॉल्व होती है तब हम बच्चे को खाली पेट रखते हैं, एडमिट करते हैं, फ्लूइड लगाते हैं, और वो धीरे धीरे अपने आप खुल जाती हैं। लेकिन अगर छोटी आंत बड़ी आंत में चली जाए तो फिर उसमें ऑपरेशन करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बच्चा हमारे पास में थोड़ा जल्दी आ जाए तो हम हवा द्वारा नीचे से, जो हमारा मल द्वार होता है, उसमें से हम एक ट्यूब डालकर हवा छोड़ते हैं प्रेशर से। कभी कभी हम उस जगह को खोल देते हैं, प्रोवाइडेड कि बच्चा हमारे पास में जल्दी आए, उसको हरी हरी उल्टियाँ नहीं हो रही हो, पेट ना फूल रहा हो, बच्चे को लाल कलर के स्टूल्स ना हो रहे हो, मतलब ब्लड स्टूल्स ना हो रहे हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग जल्दी इंटरवेंशन करके बच्चे का ऑपरेशन भी बचा सकते हैं। तो एक तो सर हो गया कॉन्स्टिपेशन, एक हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हर्षपंख डिसीज नाम की भी एक बीमारी होती है। तो दोनों बीमारियों में बच्चा लेटरिन नहीं करेगा, लेकिन वो एक अलग जो है एक बीमारी है, और कॉन्स्टिपेशन एक अलग बीमारी है। थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में हम जो है जानना चाहेंगे कि हर्षपंख डिसीज और कॉन्स्टिपेशन में क्या मोटा मोटा अंतर है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो यूजुअली पहली चीज़ एक बार जो समझनी होती है वो ये कि अगर बच्चा माँ के दूध पर है और 6 महीने तक उसको जो है सिर्फ माँ का दूध मिला है, और अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पॉटी कर रहा है तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इसमें हमें डरने की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है अगर उसको खुद से हम्म, पॉटी हो रही है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद में जो पहली पॉटी जिसको हम बोलते हैं काली पॉटी, हम्म, अगर वो 48 आवर्स के अंदर नहीं हो रही है या 24 घंटे से मेकोनियम ज़्यादा पास टाइम नहीं हो हो रहा है। गया है, मेकोनियम पास नहीं हुआ है, हम्म, जिसको हम बोलते हैं डिलेड मेकोनियम, हम्म, अगर उसने वो पास नहीं किया है तो हमें उसमें हर्षब्रूम सोचना चाहिए। हर्षब्रूम किसी भी तरीके से हो सकता है, छोटा सा भाग आंत का जो है वो इफेक्ट होता है, और ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी बच्चे की बड़ी आंत जो है उसमें किस इन्वॉल्व एज में हो। हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि इस एज में ये मोस्ट कॉमन जो है पाया जाता है, या देखिए, उस एज के बाद कोई खतरा नहीं है? पॉइंट हर्षब्रूम्स का ऐसा है कि अगर हर्षब्रूम्स है तो उसमें ऑपरेशन होगा ही होगा, होगा। इसके बिना बच्चा ठीक नहीं हो सकता। एज वेरी कर सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो हमारे पास 5 साल में आते हैं जिनका पेट फूला रहता है, पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि हम इसको इनिमा लगवाते रहते हैं, हम्म, दवाइयाँ देते रहते हैं, और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। जब हम देखते हैं बच्चे का पूरा पेट फूला हुआ है, हम उसमें एक छोटी सी बहुत ही सिंपल एक डाइट स्टडी होती है जो हम करवाते हैं, और एक 24 घंटे के बाद में उसमें एक और फिल्म करवा लेते हैं, और उसमें अगर मान लीजिए वो उसमें डाई अगर रुकी हुई है तो हम उसको हर्षब्रूम्स बोलकर उसका टेस्ट वगैरह करवा के उसको कंफर्म करते हैं। एक सर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा, आप तो जो है इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे पास बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं कि सर हमने एनीमा लगवाया है, गांव के डॉक्टर ने हमें एनीमा राहत मिल गई है, सर इसको एनीमा लगा दीजिए। एनीमा एनीमा को जो है हम कितना जो है कहेंगे कि हमें बच्चे को लगाना चाहिए मोस्ट कॉमनली, या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, इन्फेंट्स में तो इनिमा नहीं लगाना बिल्कुल। चाहिए, इन्फेंट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए इनिमा। लेकिन हाँ, अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिमा, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है जिसमें पॉटी निकल ही नहीं रही है, उसमें एक नियोटोनिक, एक छोटा वाला न्यूबॉर्न्स के लिए एक इनिमा आता है जिसको हम लगाते हैं, लेकिन वो हम अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर लगाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, बच्चा उसके लिए हमारे पास डॉक्टर में की सलाह के बाद। सुबह एडमिट हो या फिर सुबह आए, हम इनिमा लगाएं, बच्चा हमारे सामने पॉटी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को अगर दस्त चालू हो जाए तो फिर हमें कभी कभी बच्चे को फ्लूइड भी लगाने पड़ हाँ। जाते हैं। तो ऐसी केसेस में हमें इनिमा अवॉइड करना चाहिए। बड़े बच्चों में एक बार इनिमा का काम प्रॉपरली हो जाए हम्म, तो उसके बाद में फिर हमें उसको मेंटेनेंस डोज पर, जो कॉन्स्टिपेशन डाइट होती है, उस पर रखना होता है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड जो करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और एक होता है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन जो कि हैबिट से होता है, और आप जो खिला रहे हैं बच्चे को उसमें प्रॉब्लम है, और एक होता है ऑर्गेनिक जिसमें बच्चे को जन्मजात कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की लैट्रिन की जगह छोटी है, या बच्चे को कोई लड़की है जिसको लैट्रिन की जगह आगे बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ आपने पर पिछले दिनों में भी कुछ एक व, सर्जरी हमारी की है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वजाइना के पास में वो जगह होती है जिसमें से पॉटी सही से निकल नहीं पाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग को वॉशेस देने होते हैं, और वो देने के बाद में फिर हम बच्चे को हम मेंटेनेंस पर भी रखते हैं जब तक उनका ऑपरेशन ना हो जाए। तो कुछ केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आना ज़रूरी है, पता करना ज़रूरी है। जब तक कोई आएगा ही नहीं तब तक हम पता पता कैसे कैसे करें? करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारी जानकारी जो है एक आम भाषा में लेने की कोशिश की है आपसे।
क्योंकि आप आज हमारी रीच में आए हैं, हमारे पेशेंट्स देखने के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे इस बारे में चर्चा की जाए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी केवल एक पीडियाट्रिक सर्जरी ब्रांच नहीं है, हम ये कहेंगे कि केवल सर्जरी है। पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भी हैं, वो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, वो कैंसर के जो है बच्चों को भी ट्रीट करते हैं, और ये मैं कहूँगा कि एक सर्जरी ब्रांच में एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप पेरीफ्री में आके इतना काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात एड ऑन और करना चाहूँगा, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, हम कुछ एक ऐसी संस्थाएं हम चला रहे हैं जिससे कि कम पैसे में भी इलाज हो सकता है, वो माननीय प्रधानमंत्री के योजना के थ्रू हो, या कुछ एक प्राइवेट संस्थाएं हैं जो एनजीओज हैं, वो गरीब लोगों की मदद कर रही हैं, जो कि सर्जरी कराने में हमारी मदद करते हैं। वो सब सर की टीम है, वो आपको गाइड करेगी, समझाएगी, जिससे कि गांव देहात के लोग भी इस इलाज को करा पाएं। तो सर थैंक यू सो मच। ये है कि हम ये जान पाए हैं आज कि पीडियाट्रिक सर्जरी केवल पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं है, बड़ी वास्ट है, और बच्चा पैदा होने के बाद उसके बचने के चांस भी काफ़ी हद तक आपसे संपर्क होने के बाद या पीडियाट्रिक सर्जन से संपर्क होने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, बच जाते हैं। और जब वो बच्चे जिनकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है, वो जब चलकर हमारे पास आते हैं, जब खुशी-खुशी हम आते हैं, तब हमें एक अलग ही खुशी का जो है एहसास होता है। तो थैंक यू सर, आप पेरीफ्री में आए हैं, आपने जो है ये हमें मौका दिया है कि हम इस चीज़ को जान पाएँ। इस तरीके के डॉक्टर्स बहुत कम हैं हमारे समाज में, और हम फिर एक बार और बार-बार सर का धन्यवाद करेंगे कि हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हमें सर ने बहुत समय दिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।